नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 8 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण की न्यूज़ डिस्कशन में। आज का जो पहला टॉपिक है वो है कि इमरान खान को झटका लगा। एक्चुअली ये मामला थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए, इमरान खान के खिलाफ विपक्ष चाहता था अविश्वास प्रस्ताव आए, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पास करने की बात की जा रही थी। इमरान खान ने क्या किया, राष्ट्रपति को कह के इनको असेंबली को भंग कर दिया। जब असेंबली को भंग किया तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुनः बताया कि आपने जो नेशनल असेंबली है उसको आपने जो भंग किया था इसको पुनः बहाल करने की ज़रूरत है। तो इसके द्वारा ऑर्डर आया है कि फिर से बहाल किया जाएगा और 9 तारीख को, ठीक है, 9 अप्रैल को 10 बजे से क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पे कार्रवाई चालू होगी। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उस पर पुनः से इनको अपने सदन के अंदर मतलब बहुमत पेश करना पड़ेगा, ठीक है। इनके खिलाफ जो मामला गया था, इन्होंने जो सदन को भंग कर दिया था, ये सारा चीज़ें यहाँ पे हुआ था, राइट। तो ये आपको देखना है नॉर्मल चीज़ें, इसके अंदर और ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। बस एक चीज़ें पता होना चाहिए कि कंटेस्ट क्या है। कंटेस्ट यही था कि अविश्वास प्रस्ताव आया था, इन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दी थी, ठीक है, सिफारिश किया था कि नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए। राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग किया। जब भंग किया, विपक्ष पहुंच के सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस मामले को इस मामले पे बताया कि नेशनल असेंबली को पुनः बहाल किया जाए और फिर इस पे काम शुरू करने की बात की गई थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से रूस को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंड करने के साथ साथ भारत भी अपना रुख बनाया हुआ है। भारत जो रुख है वही बनाया हुआ है। भारत और पाकिस्तान समेत 58 सदस्य ने क्या किया है, अनुमति मतलब वोट देने से अब्सेंट रहे, ठीक है, उन्होंने वोट नहीं दिया। अमेरिका के प्रस्ताव के समर्थन में 93 वोट आए और विरोध में कितना आया, 24 वोट आया, ठीक है। वहीं 58 मेंबर जो है वो अब्सेंट रहे, ठीक है। मतदान में शामिल होने को लेकर भारत पर था दोनों पक्षों का दबाव। दोनों पक्ष का दबाव था कि आप इसमें होइए और इसके खिलाफ वोट दीजिए। एक बोला था इसके समर्थन में वोट दीजिए, लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने क्या किया कि अपना अलग रुख रखा। अपना जो उनका स्टैंड है जो पहले से हमारा बना हुआ है उसी स्टैंड पे टिके रहे, ठीक है। अब देखिए, इसमें ज़्यादा है कि भारत के जो ज़्यादातर पड़ोसी देश है वो भी एब्सेंट रहे। आप देख सकते हैं कि मतदान में अनुपस्थित रहने वाले जो देश है भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, सऊदी अरब, ठीक है, यूएई, मिस्र, कतर, इराक, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, ब्राज़ील, ये जो देश है ये भारत के साथ साथ ये सारे ही देश इसमें क्या थे, अब्सेंट थे। तो ये थोड़ा सा आपके पास इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि भारत सिर्फ अकेला नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके जो पड़ोसी देश आप जितना भी देख रहे हो, श्रीलंका, मालदीव, मतलब लगभग में मुझे लग रहा है कि सारे ही देश इसमें अब्सेंट ही थे, भारत के पड़ोसी देश, राइट। चीन को छोड़ के, चीन इसने वोट दिया होगा, शायद इसके खिलाफ वोट दिया होगा, अमेरिका के पक्ष के खिलाफ। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद एक अंतर सरकारीय निकाय है, ठीक है। ये जो निकाय है वो विश्व भर में मानव अधिकार को प्रोटेक्शन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। इसका गठन 2006 में किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। पुनरावृत्ति में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जो था उसका ये स्थान लेता है, ठीक है। इसको स्थान लेके ये जो है इसका जो राजधानी वो जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। इनके जो गठबंधन के समय जो टोटल सदस्य देश थे वो 57 सदस्य देश थे, ठीक है। इसमें शैक्षिक रूप से आप ले सकते हैं योगदान, भागीदारी, ठीक है। सदस्यता में समान भौगोलिक वितरण आधारित किया गया है। किस तरह से किया गया है, अफ्रीका से 13 सीट, एशिया प्रशांत देशों से 13 सीट, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से 8 सीट, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से क्या है 7 सीट और पूर्व यूरोप देशों से 6 सीट। तो ये सीटों का बंटवारा किया गया है। इसमें अब देखते हैं हम भारत का क्या स्टैंड है, राइट। भारत को जो स्टैंड है वो भारत 2019 में 3 अवधि के लिए इस परिषद में चुना गया था, ठीक है। भारत में भी इसके लिए कुछ कयास है, तो इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेनिफिट।
ठीक है। प्रक्रिया तंत्र क्या है कि सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा करता है, ठीक है। उसके साथ साथ सलाहकारी सदस्यों के रूप में, मतलब थिंक टैंक के रूप में भी ये काम करता है, विशेषज्ञों के रूप में ये बताता है कहाँ पे क्या परिस्थिति या क्या करना चाहिए, राइट। उसके बाद शिकायती प्रक्रिया है, यदि शिकायत मिलने पे ये वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जांच करती है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रक्रिया के द्वारा इसका क्या होता है कि विशेषता, कार्यवाही, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल किया जाता है। इनसे संबंधित कुछ चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ ये है कि सदस्यताओं से संबंधित है कि किस देश को सदस्यता मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इसको लेके इसमें आलोचना की जाती है इसको, ठीक है। उसके साथ साथ आप चीन, क्यूबा, ठीक है, रसिया, वेनेजुला, इन सारे, अभी तो चीन को हटाया गया है, लेकिन रूस को, अभी इन सारे देशों को साथ साथ यहाँ पे एक्चुअली हनन होता है मानवाधिकार का, फिर भी ये देश क्या है, सदस्य बने हुए हैं। तो ये इनके लिए चुनौती वाली बात है कि भैया सदस्य देशों में यदि हिंसा हो रहा है और मानवाधिकार का प्रोटेक्शन करने जा रहे हो तो कहाँ से होगा। अब इतनी बड़ी मानवाधिकार का विश्व में सबसे बड़ी संस्था है, तो इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा ना, राइट। तो इसके बाद है असंतुलित फोकस। असंतुलित फोकस कहाँ पे होता है, इजराइल पर आधारित रहता है। ज़्यादातर जो इसमें चीज़ें किया जाता है मानवाधिकार को लेके वो इजराइल को फोकस करके किया जाता है। अब इसमें बात होती है कि जब इजराइल को लेके किया जाता है तो अमेरिका इसका एलाई कंट्री है इजराइल का। अमेरिका ने 2018 में इस संगठन से बाहर होने का फैसला लिया था, परंतु बाद में इन्होंने कर लिया, ठीक है। और ये जो आलोचनात्मक प्रस्ताव लेके आए थे इससे संबंधित, ओके। भारत का मैंने बता ही दिया, भारत 1 जनवरी 2019 को इसका सदस्य बना था 3 सालों के लिए। 2020 में भी मानवाधिकार को लेके इसमें सार्वभौमिक समीक्षा की गई थी, राइट। और इसमें जो खासकर जो CAA वाला इशू हुआ था तो उसमें भारत को लेके भी थोड़ा सा कटघरे में डाला गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर ये वाला है। ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि भारत के सैन्य जो हथियार है, ठीक है, इसको आत्मनिर्भर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि सैन्य मामले में हम जितना आत्मनिर्भर रहेंगे हमारे लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। तो ये हमने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि रक्षा मंत्री जो है वो आत्मनिर्भर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जब हम आत्मनिर्भर अपने रक्षा उपक्रम को आत्मनिर्भर बनेंगे तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हमारा क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए अभी रूस और यूक्रेन के बीच में इशू है, ठीक है, और इसको लेके हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, रक्षा पार्टनर कौन है, रूस। अब मान लीजिए कि रूस यदि सबसे बड़ा हमारा रक्षा पार्टनर नहीं होता तो हमारा स्टैंड कुछ और हो सकता था, राइट। लेकिन अभी हमारे लिए रूस सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें उनके साथ रहना पड़ रहा है। तो हमें, और वहीं USA भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमें दोनों की तरफ बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है, राइट। तो यही चीज़ है कि यदि आप डिपेंडेंसी यदि आपका कम होता है तो आप इससे खुद फ्रीडम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है कि गरीबी मध्यम वर्गों के लिए सस्ती जो स्वास्थ्य सेवा है उसको प्रदान करने की बात की गई है, ठीक है। इसमें जो फोकस किया गया है वो किया गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो हम चलते हैं, देखते हैं आयुष्मान भारत योजना क्या है। आयुष्मान भारत योजना जो है इसको सरकार के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। ये 2 अंतर संबंध करता है, 2 घटकों का। एक जो है संयुक्त स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ठीक है। इसको लेके सरकार लेके आई थी। ये जो योजना है इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के द्वारा लाया गया था। उसके बाद इसमें जो है सार्वजनिक, इसमें जो लाभ जो मिलेगा उसमें सार्वजनिक हॉस्पिटल में और निजी हॉस्पिटल में, दोनों, मतलब कि निजी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिलेगा, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मध्यम और तृतीय स्वास्थ्य के उपचार किए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का 1 साल का बीमा कवरेज रहता है। इसमें 5 लाख तक का जो आप इलाज है वो फ्री में करवा सकते हैं। इसको लेके 40% संख्या को स्वास्थ्य कवरेज करता है। जितनी भी भारत की जनसंख्या है उसमें 40% ये योजना इसको कवर करता है। तो ये बड़ी योजना है, ठीक है। इसका लक्ष्य है SDG गोल को पूरा करना। हमारा जो SDG गोल है, SDG गोल नंबर जो 3 है, ठीक है, उसको पूरा करना, जिससे कि हम 2030 तक यहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में हम आगे चले, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री योजना के बारे में हमने देख लिया, आयुष्मान भारत। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि भारत और USA के बीच में अभी देख रहे हैं आप कि थोड़ी सी गर्मा गर्मी चल रही है माहौल,
ये पूरे वर्ल्ड में ही चीज़ें चल रही है। तो इसको लेके भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता होने वाला है। 2+2 वार्ता होता है कि 2 मंत्री एक साथ रहते हैं, ठीक है, या रक्षा मंत्री, यहाँ के भारत के रक्षा मंत्री और यूएसए के रक्षा मंत्री, और भारत के विदेश मंत्री और यूएसए के विदेश मंत्री, 2+2 वार्ता चलती है, ठीक है। तो ये वार्ता यहाँ से चालू होता है, ओके। तो यही चीज़ बात की गई थी कि इतनी ज़्यादा अभी जो चीज़ें चल रही है प्रॉब्लम, इसमें भी अभी ये 2+2 वार्ता चल रही है। तो इससे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आउटकम निकल के आता है हमारे पास, तो तब जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए 2+2 वार्ता हमारा भारत और यूएसए के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में चलता है, भारत और जापान के बीच में भी 2+2 वार्ता चलता है। ये भी आप याद करके रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है इसमें बताया जाता है कि उच्च जो शैक्षणिक संस्थान में, ठीक है, जो दाखिला घटने का जो दबाव है उससे दूर हटके अब सरकार के द्वारा बात किया गया है कि सीट को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि आपको पता है कि आपने देखा है कि अभी यूक्रेन में कितने स्टूडेंट वहाँ पे जाके मेडिकल का पढ़ाई कर रहे थे। तो यदि उसका सीट को बढ़ाया जाए, दाखिला में सीट को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, तो वो क्या है, इंडिया में क्या कर पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे। तो ये जो इंडिया में एडमिशन ले पाएंगे, इस चीज़ों को हम करेंगे ना। आप देखिए, कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाके यदि शिक्षा ले रहा है तो उस सरकार को पैसा दे रहा है, वहाँ पे रह के कर रहा है, तो वहाँ पे उन गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है ना। आपको क्या हो रहा है, इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है? इंडिया के पास तो इससे तो पैसा जा रहा है, इसको तो हमें रोकने की ज़रूरत है। इंडिया के पास से टैलेंट जा रहा है, हमें इसको रोकने की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा साइन है कि उच्च शिक्षा में हमारा सीट बढ़ाया गया है। इस सीट को बढ़ाने के लिए के सारे कयास लगाए जा रहे थे। बहुत सारा मतलब प्रधानमंत्री जी भी अभी हाल ही में जो घोषणा कर रहे थे, उस समय वो भी शौक हो रहे थे, इतना ज़्यादा स्टूडेंट यूक्रेन में जाके पढ़ाई कर रहा है। तो ये सारे चीज़ों को करने के लिए उसके बाद पीजी स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें दर्जा दी जाएगी, ठीक है। आईआईटी हो, मेडिकल हो, सारे में सीट बढ़ाने की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। आज ये आर्टिकल है कि गेहूं मंडियों के लिए। तो ये आर्टिकल हमने एमएसपी को पहले डिस्कस कर चुके हैं 2-3 दिन से, तो एमएसपी आज नहीं करेंगे। उसके बाद इसको भी हमने डिस्कस किया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है कि मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। जब मुक्त व्यापार समझौता होगा तो वहाँ पे हमारे सामान क्या होगा, टैक्स फ्री रहेगा, टैक्स कम लगेगा। जो टैक्स कम लगेगा, मुक्त व्यापार होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा सामान सस्ता हो जाएगा, ठीक है। किसके मुकाबले, चीन के मुकाबले। तो हम वहाँ पे एक अच्छे दावेदारी के तौर पे घोषित कर सकते हैं, चीन को ऑस्ट्रेलिया के बाज़ार से निकालने में हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, भारत का जो निर्यात है वो निर्यात बढ़ेगा। हम एक एडिटोरियल नीचे डिस्कस करेंगे जिसमें एक्चुअली राइटर बात करते हैं निर्यात को किस तरह से और डेवलप करना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है विकास और जो महंगाई है, दोनों के बीच में सरकार को, आरबीआई को सामंजस्य बनाना पड़ेगा, सरकार को सामंजस्य बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा तो देश विकास हो रहा है, लेकिन साथ साथ हमारा महंगाई भी बढ़ रहा है। तो महंगाई को कंट्रोल करना सरकार के लिए अभी प्राथमिक चुनौती होना चाहिए, ठीक है। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई मौद्रिक नीति लेके आती है। मौद्रिक नीति में के अंतर्गत क्या करती है आरबीआई, CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सारी चीज़ें ये जारी करती है, राइट। इसके माध्यम से इस टूल के यूज़ करके आरबीआई चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार क्या कर सकती है, सरकार अपनी प्रतिभूतियाँ लेके आ सकती है, ठीक है, बॉन्ड बेच सकती है, ओके। तो ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। देखिए समान नागरिक संहिता, हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस एडिटोरियल को हम डिस्कस नहीं करते हैं, राइट। और स्टूडेंट कमेंट आया था, उन्होंने पूछ रहे थे कि सर द हिंदू को भी शामिल किया जाए। देखिए इसके लिए मैं बहुत जल्द आप लोग को प्लान बता दूंगा, और मेरा भी फोकस है कि हिंदू का भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखिए सेम डेट में तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सेम डेटों को कवर करने के लिए तो हम एक दिन पिछले का चीज़ों को कवर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह देख सकते हैं, ओके। चलिए अपना एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल जो है वो जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक करेंगे अर्थव्यवस्था से। इसमें एडिटोरियल में जो राइटर बताते हैं, हेडिंग है कि निर्यात आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का मंत्र क्या होना। इसमें राइटर बात करते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि हाल ही में हमारा जो निर्यात है, वस्तुओं का जो निर्यात है, वो 400 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, ठीक है। 400 अरब डॉलर तक 2021-22 में पहुंच गया। इसमें हमने क्या किया कि
सेवा जो क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र को हमने नहीं कैलकुलेट किया। यदि सेवा क्षेत्र को भी जोड़ते तो हमारा ये दर जो था वो कितना हो जाता, ये दर हमारा हो जाता 650, मतलब 650 अरब डॉलर से अधिक हो जाता। ठीक है, राइट। उसके लिए जो बात की जाती है 2019-20 में ये जो डाटा था, आंकड़ा था, वो था 292। ठीक है, अब 292 था, इसके तुलना में भारत में 37% इसकी वृद्धि हुई है। ये जो वृद्धि हुई है किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, इसको भी तो हमें जानने जरूरी है। तो इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, रक्त, आभूषण, केमिकल, दवा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ साथ कृषि उत्पादन में देख सकते हैं चावल, गेहूं, मसाले, चीनी, फल, सब्जी, मांस, डेयरी का प्रोडक्ट, ठीक है, समुद्री आदि सारी चीज़ों को इसमें योगदान किया गया है, राइट। यह चीज़ें क्या है, एक सकारात्मक है। हमने ना क्या किया है, बदलाव क्या है, सकारात्मक बदलाव हमारे साथ हुआ है। ऐसे इससे क्या होता है, यदि हमारा निर्यात बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो होता है रोजगार की अवसर का सृजन होता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा पॉइंट, उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, विनिमय क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलती है, सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। तो ये हमारा फ़ायदा होता है, इसका बेनिफिट होता है। अब इससे क्या होगा कि आने वाले समय में हमारा जीडीपी जो है उसमें निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ेगी, और निर्यात की हिस्सेदारी जब बढ़ेगी तो हम आत्मनिर्भर की ओर चलेंगे। ठीक है, अब बताया जाता है राइटर के द्वारा, जो कोरोना का महामारी चल रहा था और विश्व में जो आपूर्ति श्रृंखला जो बाधित हुआ, ठीक है, उसके बाद जो यूएसए और यूक्रेन का जो इशू हुआ, ये चीज़ें इसका बढ़ने का, निर्यात के बढ़ने का तात्कालिक कारण हो सकता है यूएसए और यूक्रेन का इशू। लेकिन इसमें कुछ बात की जाती है, सरकार का एक स्टेप और सरकार के बारे में बताया जाता है कि सरकार के द्वारा जो PLI जो स्कीम है, उस स्कीम का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या किया जाता है, सरकार उत्पादन करने के लिए सब्सिडी देती है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि क्या हो कि कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी के करने से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करें, राइट। तो इस योजना के तहत सब्सिडी दिया जाता है। उसके बाद राइटर बात करते हैं सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला में, ठीक है, जिला में एक उत्पादन को पहचान करने की योजना चलाई गई थी कि उस जिला में, हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया है, उस जिला में उस उत्पादन को आप पहचान करिए। उस उत्पादन की पहचान करने के बाद उस वहाँ पे क्या किया जाएगा, निर्यात हब बनाया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखिए, हर एक स्टूडेंट में हर एक क्वालिटी होता है। मैं यदि बोलूँ कि आपके पास सभी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक दो स्ट्रांग होगा, कोई एक दो क्या होगा, आपका वीक भी हो सकता है। तो इसीलिए जिसका स्ट्रांग है जिस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का वही चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद बात किया जाता है राइटर के द्वारा कि MSME, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, MSME और स्टार्टअप से निर्यात को जोड़ना सबसे बड़ी मुद्दा हो सकती है, ठीक है। और यह समय का मांग है कि सबसे ज़्यादा हम स्टार्टअप को और MSME को इसके साथ जोड़ा जाए। उसके बाद राइटर बात करते हैं कि ऊर्जा और धन की बचत बढ़ती है, ठीक है। यदि हम निर्यात को बढ़ावा देंगे तो ऊर्जा और धन की बचत को बढ़ेगी, और सरकार ने नई व्यापारिक नीति जो है उसको लेके आई थी। इसके तहत जो हमारा निर्भरता है, ठीक है, आयात पे, उसको कम करके हम निर्यात पे ज़्यादा से ज़्यादा संभवता दी जाए। और सरकार के द्वारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो एक ब्रांड में निकल के आए। हमारे जो मोदी जी है वो बताते हैं लोकल फॉर वोकल, ठीक है। तो लोकल फॉर वोकल वही होता है कि कोई भी चीज़ें वो ब्रांड स्टार्ट में नहीं बनता है। आप भी सोचे होंगे, कहीं पे देखे होंगे कि कोई एक कोचिंग संस्थान है, वो पहले नीचे रहता है, उसके बाद उसका रिजल्ट उस स्टूडेंट का आते आते क्या होता है, वो एक ब्रांड बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जितना भी छोटा कोचिंग सेंटर होता है ना, वो बच्चे के ऊपर उतना ज़्यादा मेहनत करता है। अब ये नहीं कि ऐसा कोचिंग कर ले कि जो आपके साथ आपकी फ़ीस जमा ले ये ले, उसके बाद समझ ही नहीं आता है। तो बहुत हमें सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें यही होता है। एक्चुअली जो ब्रांड बन जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसको आपको पर्टिकुलर आपके ऊपर निर्भर नहीं होता है, उनको मार्केटिंग पे ज़्यादा प्रभाव करता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाता है। उसके बाद राइटर जो है वो कुछ चीन के साथ हमारा लिंक करके देखते हैं। अब ये बताते हैं राइटर कि चीन के तुलना में भारत का निर्यात बहुत कम है, ठीक है। निर्यात बहुत कम है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेज़ी से कार्य करना होगा। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है, जब हम
पंचवर्षीय योजना कर रहे थे। तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमने कृषि पे पहले गए, कृषि से सीधा सीधा हमने जंप किया सेवा क्षेत्र पे। हमने ये जो बीच का गैप है ना, ये गैप फुलफिल नहीं किए। ये जो गैप है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वही क्या करता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, राइट। तो अब राइटर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, और विश्व की जो गुणवत्ता युक्त उत्पादन है उसको, उसमें ज़्यादा अधिक मांग है, गुणवत्ता होनी चाहिए आपकी चीज़ों में, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं है। अब बात किया जाता है कि चीन में क्या है कि श्रमिकों की संख्या अधिक होने से श्रमिकों का लागत कम, मतलब कि लागत जो है वो कम आता है। तो राइटर बोलते हैं नहीं जी, ऐसा नहीं है, लागत कम नहीं होता है, यहाँ पे वहाँ के श्रमिकों का उत्पादकता ज़्यादा है। भारत के श्रमिकों के से ज़्यादा उत्पादकता वहाँ के श्रमिकों का ज़्यादा है। भारत के श्रमिक से 1.6 गुना अधिक उत्पादकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, स्किल नहीं है हमारे वर्कर के पास, लेकिन उनके वर्कर के पास क्या है, स्किल है, ठीक है। ये डिफरेंट कर देता है हमारा वर्कर और उनके वर्कर में, ये दोनों गैप है, राइट। उसके बाद है विश्व के लगभग 60% जो है ना वो ब्रांड लगेज। आपको एक चीज़ बात की जाती है कि चाइना जो है ना बहुत सस्ते सस्ते सामान बनाता है, ऐसा नहीं है। चाइना का ना बहुत महंगे महंगे भी सामान बनता है। 60% आप देख सकते हो कि ब्रांड लग्जरी वस्तुएं होती है। आप आईफोन देखते हैं, आईफोन वो भी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, कौशल विकास योजना जो हमारा स्कीम चल रही है उसको क्या करना चाहिए, उद्योग के साथ जोड़ना चाहिए। अब ये स्कीम के तहत बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें प्रोग्राम में तो ज्वाइन हो जाते हैं, काम कर लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन इनको क्या होता है, जॉब नहीं मिलता। जब इनको जॉब नहीं मिलता है तो भैया आपने टाइम वेस्ट ही किया ना, सिंपल सा है। आपको जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं पे इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो टाइम वेस्ट किया। यदि यहाँ से हम कैंपस सिलेक्शन दे दें, ठीक जैसे IIT में होता है, यहाँ पे होता है कैंपस सिलेक्शन। यदि इस इंस्टीट्यूट में आके ट्रेनिंग के बाद कैंपस सिलेक्शन होगा तो युवाओं का इधर क्या होगा, रुख ज़्यादा होगा। युवा आके ट्रेनिंग लेंगे, फिर उनका कैंपस सिलेक्शन होगा। तो युवा सोचेंगे कि पहले जॉब से पहले हम 6 महीने का ट्रेनिंग ले लेते हैं, 2 महीने का ट्रेनिंग ले लेते हैं, वहाँ से हमें कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। इसके लेके बात की जाती है राइटर के द्वारा। अब राइटर बताते हैं कि इससे न केवल रोजगार में बढ़ती होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। यदि हम अपने स्किल बढ़ाते हैं, सारे कार्य करने की क्षमता बढ़ाते हैं, तो रोजगार में भी रोजगार के साथ साथ जो हमारा लागत है, लागत में वृद्धि होगी। उसके बाद बात किया जाता है कि निर्यात की भागीदारी पे निर्भरता जो है ना, उससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा चीज़ें क्या करने की ज़रूरत है कि विदेशी निवेश को आकर्षण के दिशा में कार्य करना होगा। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि हमारे पास पूंजी ज़्यादा नहीं है। तो पूंजी को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, निवेश ज़्यादा से ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करना पड़ेगा, जिससे कि निर्यात आधारित हम अर्थव्यवस्था को बनाया जा सके। उसके बाद राइटर बात करते हैं कि बहुत सारे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री जो है वो व्यापार के सिद्धांत में मानते हैं कि वस्तुओं का जो उत्पादन है वो भारत में कम लागत पर कर सकता है। उनका उत्पादन देशों में के ही किया जाए और उसको प्रोत्साहन किया जाए। हम यदि देश में ही करते हैं और उसका प्रोत्साहन करेंगे तो हम आगे ज़्यादा ही कर पाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं जिस तरह से सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत ने सबसे ज़्यादा सस्ते दामों में सॉफ्टवेयर बना के देता है, ये भारत में सबसे ज़्यादा योगदान है। उसके बाद है प्राथमिक वस्तुएं, ठीक है, चावल, मसाले, मोटे अनाज, फल, सब्जी, मीट, डेयरी, ठीक है। उसके बाद है समुद्री उत्पादन। ये सारे चीज़ें निर्यात का सबसे ज़्यादा यहाँ पे इशू होती है, ठीक है। हम बढ़ावा दे सकते हैं, यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है भारत का। प्राथमिक उत्पादन में, विनिमय वस्तुओं में, ठीक है, इसमें निर्यात करनी चाहिए। खासकर हम इलेक्ट्रॉनिक में, मशीन में, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तो राइटर एक ही बात करते हैं, देखिए आपके पास निवेश नहीं है तो निवेश लेके आइए, निवेश को अट्रैक्ट करिए। आपके पास स्किल नहीं है आपके लेबर के पास तो स्किल दीजिए, ठीक है। आपको अपनी योजना जो है, योजना पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पड़ेगा, आकर्षित करना पड़ेगा। आपका जो PLI स्कीम है इसको किसके साथ जोड़िए, इसको आप MSME और स्टार्टअप के साथ सीधा जोड़िए, ठीक है। उसके बाद है स्किल जो वर्कर है इसको सीधा किसके साथ जोड़ना है, उद्योग के साथ जोड़ना है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो पॉइंट है, ये आप एक्चुअली इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन में आर्टिकल को हमने डिस्कस किया। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है ये भी इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इसमें राइटर जो है एक चिंता जताते हैं।
इसके राइटर को चिंता जताने का ये कारण है, राइटर बात करते हैं कि देखिए भैया इतनी बड़ी आबादी है भारत में, लगभग तो 130 करोड़ आबादी है। अब 130 करोड़ में आप सोचो कि सिर्फ 3% आबादी भारत को चला रहा है। अब 3% भारत को आबादी चला रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में 3% ही लोग क्या है कि आयकर देते हैं, केवल 3% ही लोग, राइट। ये जो आंकड़ा है 4.5% है, लेकिन 4.5% में 1.5% जो है वो ऐसे देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, नाम मात्र का ही होता है टैक्स। तो ये 3% जो लोग हैं वो भारत में दे पाते हैं। अब इसमें भारत की सरकार जो है वो बताते हैं, अब देखिए, अब इसमें राइटर बात करते हैं, देखिए हमने क्या किया है, कृषि क्षेत्र को छोड़ दिया है टैक्स के लिए, हमने कृषि क्षेत्र को टैक्स नहीं लेते हैं। अब हम जब नहीं लेते हैं तो राइटर बात करते हैं कि अरे भैया किसान भी जो है, बहुत सारे किसान जो है उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है, तो उनके ऊपर तो टैक्स हमें लगाना ही चाहिए। इसको लेके 2017 में नीति आयोग के जो तत्कालिक सदस्य थे, ठीक है, विवेक देव रॉय, इन्होंने सुझाव दिया था कि एक सीमा के बाद कृषि से भी होने वाला जो आय है उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। एक लिमिटेशन रखिए इतना, इससे ज़्यादा यदि कृषि में भी आय होता है तो उस पर क्या करने की ज़रूरत है, हमें कर लगाने की ज़रूरत है। पूर्व जो आर्थिक सलाहकार था अरविंद सुब्रमण्यम, इन्होंने अभी जस्ट ये अपना कार्यकाल ख़त्म किए हैं, तो इन्होंने भी दोहराया था कि इस पे टैक्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके बाद एक कर प्रशासन सुधार आयोग द्वारा 2014 में कहा गया था कि दूसरे पैसे के जो लोग हैं, जो कृषि में से आय के नाम पे टैक्स में छूट की रकम हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, सो छूट की रकम है ना वो बढ़ते जा रहा है, तो हमें इसमें कर को बढ़ावा देना चाहिए। कैग का रिपोर्ट में भी यही चीज़ें आती है। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, ऐसा भी है कि बहुत सारे किसान हमारा उतना इनकम नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें भी किसान में बड़े किसान है, जो इसमें बड़े किसान जो है वो बहुत ज़्यादा इनकम उनकी होती है, लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं, तो इनको टैक्स के दायरे में लाने की बात की जा रही है। इसके द्वारा 1972 में केएन राज समिति बताई थी कि कृषि पर टैक्स की सिफारिश नहीं की थी, ठीक है, इन्होंने। उसके बाद है कैलकर समिति ने भी कहा था 2002 में कि देश में 95% जो किसान है उसकी इतनी कमाई नहीं है कि उसके दायरे पर आप टैक्स लगा सके। देखिए राइटर जो है इसमें थोड़ी सी टैक्स की बात की करते हैं, तो इसको विपक्ष में यदि आपको पॉइंट देना हो टैक्स नहीं लगाना चाहिए तो ये पॉइंट दे सकते हैं, पक्ष में आपको देना हो तो नीति आयोग को रिपोर्ट, इनका रिपोर्ट दे सकते हैं, राइट, इन्होंने सिफारिश किया था, ओके। और यहाँ पे जो बात किया गया है कि आपको यदि सुझाव देना हो तो सुझाव में आप बता सकते हैं कि जो बड़े किसान हैं जिनकी एक लेवल से ज़्यादा यदि आय है तो उन पे टैक्स हम लगा सकते हैं, और उनकी जगह पे हम दूसरी जगह पे एमएसपी यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक जगह देके दूसरी जगह पे हम उसको किया जा सकता है, राइट। तो ये आर्टिकल वही था। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के एडिटोरियल नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी आर्टिकल नहीं है। इस पेज के अंतर्गत आर्टिकल है जो है कि भारत के जो राष्ट्रपति या रामनाथ कोविंद वो गए अभी नीदरलैंड के दौरे पे हैं, ठीक है। तो आपको नीदरलैंड का एक बार मैप देख लेना है, मैं ऐड नहीं किया इसको, आपको नीदरलैंड का मैप देख लेना है। नीदरलैंड का मैप कहाँ पे है, आपके लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए कि मैप देखना नीदरलैंड, ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं। ये जो मामला है ये श्रीलंका वाला है, यही मामला है, ये पाकिस्तान वाला मामला है, ये यूक्रेन वाला मामले के खिलाफ ये चीज़ें चल रही है। उसके बाद है ये है कि यूरोपीय यूनियन में एकता, मतलब यूरोपीय यूनियन में के साथ साथ हंगरी जो है वो रूबल में भुगतान करेगा, किसको, रूस को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूरोपीय यूनियन के मतलब कि उन्होंने क्या कर रहे थे, इनके बहुत ज़्यादा सेंसस लगाए हैं, उसके बाद भी जो ये है उनका जो देश है रसिया, वो उनमें भुगतान करने के लिए तैयार है। तो ये आर्टिकल हमारे लिए थोड़ा सा हंगरी के बारे में जानना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना ही था। यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप 2023-2024 के लिए स्टडी कर रहे हैं, आपको एक स्टडी में प्लान नहीं पढ़ पा रहा है, डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, और एक बहुत सारा क्वेरी होती है, हमारे बहुत सारे डाउट होता है, तो इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे आपको डेली का एक गाइडेंस रहेगा आपके साथ, ओके, डेली का टारगेट रहेगा कि आपको किस तरह से करना है,
किस बुक में किस चैप्टर को करना है। देखिए पूरा आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा फोकस किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, वहीं पे हमें फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम हम एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को ऐड करना अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 7059779271 इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, इसके संबंधित आप रिकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।